हेलो एवरीवन, आज मैं बताऊंगी बीए सेमेस्टर 5 हिस्ट्री ऑनर्स कोर पेपर 12 के क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन में पूछा है, जापान के आधुनिकीकरण पर एक निबंध लिखे। 19वीं सदी के प्रारंभ में प्रशांत महासागर में यूरोपियों की हलचलें शुरू हुई। जापान के समुद्र में कुछ रूसी जहाज आए और उस क्षेत्र में ब्रिटेन का व्यापार भी कुछ बढ़ा। इन हरकतों से जापानी शासक वर्ग कुछ व्याकुल हुआ। 1825 ईस्वी में एक आदेश निकाला गया और विदेशियों के जापान में प्रवेश पर पूरी रोक लगा दी गई। जापान ने अपने आप को और भी मजबूती से पृथकतावाद के चादर में ढक लिया तथा चीन में प्रथम अफीम युद्ध हुआ और उसका महान पड़ोसी चीन यूरोपियों के हाथों पराजित हो गया। जापान के लिए यह एक बड़ी चेतावनी थी। अपने राष्ट्रीय पृथकतावाद को बनाए रखकर उसने विदेशी अतिक्रमण से बचने के प्रयास को और मजबूत कर लिया, लेकिन अधिक दिनों तक जापान इस बला को टाल नहीं सका। तुरंत ही उस अपना दरवाजा खोलने का संदेश पश्चिम से प्राप्त हुआ। उसे यह संदेश यूरोप से नहीं वरन संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त हुआ। चीन के लिए अफीम युद्ध का जो महत्व था वह महत्व जापान के लिए एक अमेरिकी एडमिरल की मांग का था। बात यह थी कि 19वीं सदी के मध्य आते आते अमेरिका भी प्रशांत महासागर में रुचि लेने लगा था। 1853 ईस्वी में अमेरिकी नौसेना के कोमोडोर पेरी जापान के तट पर उपस्थित हुआ और प्रार्थना की कि जापान के बंदरगाहों को अमेरिका के लिए खोल दिया जाए। संयुक्त राज्य अमेरिका की इस मांग पर जापान में बहुत ही अधिक वाद विवाद हुआ, लेकिन अंततः जापानी सरकार ने अमेरिका के बीच एक व्यापारिक संधि पर हस्ताक्षर हुए। ऐसी ही संधियां अन्य यूरोपीय शक्तियों के साथ भी की गई, लेकिन खुले हुए जापानी बंदरगाहों पर विदेशियों की सुविधाएं, राज्य क्षेत्रातीत अधिकार और चुंगी के मामले में असंगतियों के कारण ये सारी संधियां असमान थी। गर्वीले और सभ्य जापानियों ने शीघ्र ही यह अनुभव किया कि श्वेत जाति के लोग उन्हें पिछड़ा मानते हैं और उन्हें समानता का दर्जा देने को तैयार नहीं है। जापान के पश्चात देशों के संपर्क में आ गया। जापान को अपने राज्य क्षेत्र में विदेशियों को कई तरह की सुविधाएं देनी पड़ी, जिससे उसकी प्रभुसत्ता सीमित हो गई। पश्चात देशों के संपर्क में आने से जापान के लोगों ने यह देखा कि उन देशों के लोग बहुत उन्नत हैं। वहाँ ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में बड़ी उन्नति हुई। इसके फलस्वरूप वहाँ औद्योगिक क्रांति हुई है, जिससे उन देशों ने पर्याप्त विकास किया है। जापानियों ने सोचना प्रारंभ किया कि जापान को भी पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति को अपनाकर यूरोप तथा अमेरिका के देशों की तरह प्रगतिशील बनना चाहिए। इस प्रकार पाश्चात्य जगत के साथ संपर्क के फलस्वरूप जापान के लोगों में एक अभूतपूर्व मानसिक जागरण हुआ, जिसने जापान के आधुनिकीकरण का पृष्ठाधार तैयार कर दिया। जापान का कायाकल्प। पश्चिम के साथ संपर्क बनाने के प्रथम परिणामों में एक था जापान में हुई राजनीतिक उथल-पुथल। विदेशियों को प्रवेश करने की अनुमति तथा संधि अधिकारों में दी गई छूटों ने एक विदेशी विरोधी आंदोलन को जन्म दिया। कमजोर और पतनोन्मुख सामंतवाद को ही पश्चिम के प्रवेश के लिए जिम्मेवार माना गया। पाश्चात्य विरोधी आंदोलन शीघ्र ही एक राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया। विदेशियों को बाहर निकालने के उद्देश्य से शोगुन को हटाकर उसकी जगह सम्राट की शक्ति को पुनः स्थापित करने की दिशा में एक आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1867 ईस्वी में सम्राट महान है और विदेशियों का नाश होके नारों के साथ शोगुन ने शासन का तख्ता पलट दिया। कम से कम नाम के लिए सही सम्राट की सारी शक्तियां पुनः वापस मिल गई, परंतु अब अशांति और दलीय युद्धों का दौर समाप्त हुआ। तब वास्तविकता में यह पाया गया कि यह तो मात्र सत्ता का हस्तांतरण ही हुआ था, अर्थात शोगुनों के हाथों से सत्ता हटकर सत्सुमा तथा चोशु वंशों के हाथों में चली गई थी। फिर भी एक वास्तविक क्रांति हो चुकी थी, क्योंकि नया शासन पश्चिमी सभ्यता का प्रबल समर्थक था। वह जापान का बिल्कुल ही एक नया चेहरा प्रस्तुत करते हुए पश्चिम से संबंध कई नई नीतियां अपनाने लगा। एक जापानी लेखकों के शब्दों में 1868 ईस्वी से जापान जितनी तेजी से हो सकता था उतनी तेजी से पाश्चात्य विचारों के पीछे दौड़ने लगा।
या मेजी युग था और जापान के पश्चिमीकरण का कारण महान युग शीघ्र ही जापान एक राष्ट्र राज्य में बदल गया। सामंतवाद समाप्त कर दिया गया। सामंतों को या तो पेंशन दे दी गई या उनकी जागीरें खरीद ली गई। सामंती वंशों को समाप्त कर दिया गया। विधि व्यवस्था को पश्चात नमूने पर पुनर्संगठित किया गया तथा विधि के समक्ष समता के सिद्धांत को मान्यता दी गई। वर्ग अथवा वंश के नाम पर भेदभाव किए बिना सभी व्यक्तियों पर समान रूप के कानून लागू करने की व्यवस्था की गई। पर्शियाई सेना के ढांचे के आधार पर एक नई सेना का संगठन किया गया। 1871 ईस्वी में सामुराई ने 2 तलवारें लेकर चलने के अपने परंपरागत अधिकारों को खो दिया। अब वह एक नौसेना के पदाधिकारी के रूप में काम करने लगा। बाद में कुछ ब्रिटेन की जल सेना के ढांचे पर आधारित एक नौसेना की स्थापना की गई। मुद्रा नियंत्रण का अधिकार केंद्रीय सरकार के हाथों में चला गया और दशमलव इकाइयां वाली एक राष्ट्रीय मुद्रा पद्धति अपनाई गई। एक राष्ट्रीय डाक व्यवस्था आरंभ की गई। इन सबके ऊपर एक राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था जिसने शीघ्र ही जापान में शिक्षित व्यक्तियों का एक ऊंचा प्रतिशत स्थापित कर दिया। बौद्ध धर्म के खिलाफ कदम उठाए गए तथा बौद्ध विहारों को संपत्ति जब्त कर ली गई। धर्म के नाम पर सरकार ने शिंटो विचारधारा को प्रोत्साहित किया। इसने राष्ट्रीय भावना को एक धार्मिक रंग दिया। 1881 ईस्वी में एक संविधान निर्मित हुआ। इसके अनुसार नागरिक स्वतंत्रता के सिद्धांत को मान्यता मिली तथा 2 सदनों वाली एक संसद का निर्माण हुआ। सम्राट को राज्य का सर्वोच्च सत्ता माना गया और मंत्रिमंडल को उसके प्रति उत्तरदायी बनाया गया। नए जापान में व्यवहार में सम्राट ने कभी सक्रिय रूप से शासन नहीं किया। वह अब भी राजनीति से अलग रहा। राजनीतिक नेतागण जो संसद के प्रति पूर्ण रूप से जिम्मेवार न थे, अपने विचारानुसार राष्ट्रीय हित में शासन चलाते थे। इस राजनीतिक क्रांति से पूर्व जापान में औद्योगिकरण का सिलसिला प्रारंभ हो गया था। रेलवे, टेलीग्राफ, प्रकाश स्तंभ, बंदरगाह आदि बनवाए थे। कोयले की खानें खोदी गई तथा रेशम के कारखाने स्थापित हुए। वासपांत बनाने वाली एक जापान कंपनी स्थापित की गई। एक स्टॉक एक्सचेंज तथा चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी स्थापित हुए। 1854 ईस्वी में जापान का विदेशी व्यापार लगभग कुछ भी नहीं था, पर शताब्दी के अंत तक वह 2 करोड़ पौंड प्रति वर्ष की दर तक पहुंच चुका था। 1872 ईस्वी में जो जनसंख्या 3 करोड़ थी, वह अब 1902 ईस्वी में बढ़कर 4 करोड़ 60 लाख हो गई। जापानी द्वीप साम्राज्य ग्रेट ब्रिटेन की तरह अपनी घनी आबादी के लिए सब वांछित जीवन स्तर बनाए रखने के निमित्त आयात और निर्यात पर आधारित हो गया। संक्षेप में, बहुत ही कम समय में जापान आधुनिक पूंजीवाद की सभी महत्वपूर्ण विशेषताओं से लैस हो गया और यही अंततः उसे साम्राज्यवाद की ओर ले गया। जापानी साम्राज्यवाद। मेजी पुनर्स्थापना के बाद जापान ने असमान संधियों से छुटकारा पाने का प्रयास किया। इस प्रयास में प्रारंभिक असफलता ने उसे इस बात का अनुभव करा दिया कि अपने को एक महाशक्ति के रूप में बदलकर ही वह अपनी अभिलाषा को पूरा कर सकता है। जापान भली भांति समझ गया कि राष्ट्रीय शक्ति ही विश्व राजनीति का महत्वपूर्ण तथ्य है। पूर्वी एशिया के संदर्भ में तो यह विशेष रूप से सत्य था। यह पश्चिमी देशों को शक्ति ही थी जिसने चीन जैसे बड़े देश को अपमानित किया था और स्वयं उसे भी असमान संधि के जाल में बांधा था। यह शक्ति प्रयोग की ही धमकी थी जिसने जापान को अपमान सहने को विवश किया था। अतः जापान ने पूरी जागरूकता के साथ अपने को एक महान सैनिक शक्ति के रूप में परिवर्तित करना प्रारंभ कर दिया। यह काम तो सैनिक प्रवृत्ति को संतुष्ट करने तथा आत्मरक्षा की भावना से प्रेरित होकर ही शुरू हुआ था, लेकिन जापान से शीघ्र ही अपने पड़ोसियों के प्रति एक दबावपूर्ण गतिशील नीति अपनानी प्रारंभ कर दी। जापानी सैनिकवाद का प्रारंभ हो चुका था। 1872 ईस्वी में जापान ने पाश्चात्य शक्तियों की तरह ही चीन के साथ एक संधि संबंध की मांग की और जब कोरिया ने उसके व्यापार के लिए अपने बंदरगाहों को खोलने से इनकार किया, तब उसने उसके तटों पर बमबारी की। 1874 ईस्वी में जापान ने चीन पर आक्रमण किया तथा 1878 और 1879
ईस्वी में क्रमशः बोनिन तथा रियुकिया टापुओं पर कब्जा जमा लिया। आगे भी उसने अपनी सैनिक शक्ति का प्रदर्शन करने का निश्चय किया। 1894 ईस्वी में उसने कोरिया में प्रश्न पर चीन से झगड़ा किया तथा उस पर युद्ध की घोषणा करके उसे पराजित कर दिया। 1894-95 के चीन जापान युद्ध में जापान की विजय ने जापानी सैन्यवादी और साम्राज्यवादी को बहुत प्रोत्साहित किया। 25-25 वर्षों से वह अपनी अभिलाषा पूर्ति का स्वप्न देखता रहा था। जापान युद्ध में विजय हासिल करके उसने अपनी तैयारियों की परीक्षा ले ली थी, अपनी शक्ति और विश्व के समक्ष प्रदर्शित कर दिया था और अपनी तात्कालिक अभिलाषा की पूर्ति कर ली थी। संक्षेप में वह सफल रहा था और उसकी सफलताओं ने उसमें नई इच्छाओं को जन्म दिया था। 10 वर्षों के अंदर ही उसने यूरोप की एक महान शक्ति रूस को चुनौती दी। कोरिया और मंचूरिया के प्रश्न को लेकर उससे उलझ गया और 1904-05 में युद्ध कर बैठा। इस रूस जापान युद्ध में रूस पराजित हुआ और उसे बुरी तरह अपमानित होना पड़ा। जापान की यह महान उपलब्धि थी। इसके 15 वर्षों के उपरांत उसने कोरिया पर अपना आधिपत्य जमा लिया और 20 वर्षों के अंदर उसने और प्रगति की। जब 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ तब पेट ब्रिटेन के मित्र के रूप में इस मित्रता का आधार थे। 1902 ईस्वी का आंग्ल जापानी संधि जापान का पहला काम था। 23 अगस्त 1914 ईस्वी को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देना। शीघ्र ही जापान ने शांतुंग में अपने सैनिक भेज दिए। कियाओचाओ में जर्मनी को जो सुविधाएं प्राप्त थी उन पर कब्जा कर लिया। जर्मनी पूंजी से चीन से निर्मित रेल लाइनों पर अधिकार कर लिया और जर्मनी की खान संपत्ति को अपने नियंत्रण में ले लिया। जर्मनी के साथ युद्ध करने के बहाने चीन के अत्यधिक झोंक के बावजूद उसने चीनी तटस्थता का उल्लंघन करते हुए शांतुंग में अपने पैर जमा लिए। जनवरी 1915 में चीन के समक्ष उसने प्रसिद्ध 21 मांगों के साथ एक असाधारण दस्तावेज प्रस्तुत किया। व्यवहारिक रूप में यह दस्तावेज चीन पर जापान के प्रभुत्व का ही एक नया रूप था। विश्व युद्ध के बाद 1919 ईस्वी में पेरिस का शांति सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में जापान वह सारी चीजें पा गया जिनकी उसने इच्छा की थी। पेरिस शांति सम्मेलन में जापान अपने साम्राज्यवादी विस्तार के प्रथम युग के शिखर पर पहुंच गया। इस युद्ध ने एक दूसरे रूप से भी जापानी साम्राज्यवाद को प्रोत्साहित किया। संपूर्ण युद्ध की अवधि में जापान का औद्योगिकरण अपनी अबाध गति से होता रहा। जिस समय यूरोप की महाशक्तियां यूरोपीय युद्ध में फंसी थी, जापान ने कई बाजारों पर अधिकार जमा लिया और युद्ध उपरांत संपूर्ण एशिया में शस्त्र भेजने वाले प्रमुख देशों में एक जापान भी बन गया। यूरोपीय व्यवसायियों की तुलना में जापान कम लागत पर उत्पादन कर सकता था। उसकी कीमतें ऐसी होती थी जिस कीमत पर एशिया का निर्धन जनसमूह खरीदारी करने के अधिक योग्य हो सकता था। अपनी पहाड़ी टापुओं में घने रूप से बसे हुए ये लोग कच्चे माल का निर्यात कर उत्पादकों को पाकर अपना जीवन स्तर बनाए रखते थे। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर जरूर करें।